हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल में फिर से एक बहुत बड़ा स्वागत है। हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैठे जिस टॉपिक पे बातें कर रहे थे लास्ट क्लास में, वो था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो ग्रुप्स थे जो किसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऑर्थो या पैरा पे भेज रहे थे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और मैंने बताया कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो हैं जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो पैरा पे कम कर दे रहे थे, जिसके कारण अगला अटैक मेटा पोजीशन पे हो रहा था। नाउ ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली थी। अगर मैं आपसे वो बातें एक बार बोल दूं तो आपको समझना होगा जो भी प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट शो करता था वो सारे ऑर्थो पैरा थे, ओके। और जो माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा था, या आप माइनस एम बोल सकते थे, वो सारे ग्रुप क्या थे? तो वो सारे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और मैंने आपको इसकी रिस्पेक्ट में मोनो सब्स्टिट्यूशन और डाई सब्स्टिट्यूशन बता के दिया। अब यहां पर क्या बात करनी है? अब हमें यहां पर बात करनी है कि अब मेरे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर मैं अटैक करवाने वाला हूं इलेक्ट्रोफाइल का। अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आप कहोगे बहुत सिंपल है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा। लास्ट क्लास देखा था हमने कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होती है जो हेल्प करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवाने में। अब इसी रिस्पेक्ट में हमने क्या किया कि बेंजीन को लिया और इसमें हमने एक ग्रुप लगा दिया। वो ग्रुप कोई भी हो सकता था वो ग्रुप ऐसा होता जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पहले से ज्यादा बढ़ा देता। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स उस रिंग के ऊपर जल्दी अट्रैक्ट करता। और ऐसा ग्रुप भी हो सकता था जो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर सकता था, और यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता तो हमारा इफेक्ट रिवर्स हो जाता, यानी कि इस पे अटैक होने के चांसेस कम हो जाते। इन जनरल अगर मैं बात करूं आपसे तो इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि ग्रुप का नेचर आपको पहचानना पड़ता है और उसके रिस्पेक्ट में आप समझ पाते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा या कम होगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के कारण बढ़ गया तो ग्रुप एक्टिवेटर, और यदि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम हो गया तो ग्रुप डीएक्टिवेटर। तो बहुत आसान सी बात है कि वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं एक्टिवेटर्स, जो कम कर देते हैं डीएक्टिवेटर्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या होते हैं एक्टिवेटर्स, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एक्टिवेटर्स वो ग्रुप्स होंगे जो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन के रिस्पेक्ट में अगर क्या हुआ, रिएक्शन फास्ट हो गया, तो आप कहोगे कि ग्रुप एक्टिवेटर्स होंगे, और इसका रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? डीएक्टिवेटर्स होंगे। मतलब डीएक्टिवेटर्स वो होंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे। किसमें? बेंजीन रिंग पर। किसके रिस्पेक्ट में? नॉर्मल बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमें यह पहचान में आना चाहिए कि जो ग्रुप आपने लगाया है वो एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर। तो जो ग्रुप आप लगाते हो वो बेंजीन रिंग पे दो तरीके के इफेक्ट शो करता है, या आप कह सकते हो तीन तरीके के इफेक्ट शो कर सकता है। एक इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी तक मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बताया हुआ है, तो ये बात आपको नहीं मालूम कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। लेकिन हम यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की कुछ बातें आपको समझाएंगे कि जब मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताऊं तो मैं लिंक कर सकूं इन सभी पॉइंट्स को। रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीन इफेक्ट्स लगा सकता है कोई ग्रुप। जनरल अगर बात करूं मैं आपसे तो बेटे याद रखिएगा, जो CH3 ग्रुप होता है ना, जो एल्काइल ग्रुप होता है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकता है, मतलब CH3 लगा सकता है,
हमारा CH2CH3 लगा सकता है, हमारा CH3CH3 लगा सकता है। तो ये सभी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। कौन नहीं लगा सकता वो बातें मैं करूंगा आपसे, जैसे कि ये ग्रुप जो है ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट नहीं लगा सकता सिस्टम पर, ये लगा सकते हैं। क्यों, वो बातें क्यों यहां पे आएंगी जब हम टॉपिक पे बातें करेंगे। अभी आपको समझना है कि एल्काइल ग्रुप्स के साथ रेजोनेंस इफेक्ट नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक डोनेटिंग इफेक्ट है, और अगर मैं इनका ऑर्डर देखूं तो रेजोनेंस सबसे डोमिनेंट होता है, उसके बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन को लेते हैं और फिर इंडक्टिव को काउंट करते हैं। ये एक ट्रेंड ऑर्डर है जिसे हम फॉलो करते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट को सबसे बड़ा मानिएगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को और फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। तो जब आप किसी ग्रुप को लगाते हो तो ये सारे फैक्टर्स मिलके बताते हैं कि रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए, हो सकता है रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। तो ओवरऑल होगा क्या रिंग पे, हम उसे क्लियर करते हैं। मान लीजिए हमने अभी हाइपर कॉन्जुगेशन को एलिमिनेट कर दिया और हमने रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में बातें करना स्टार्ट किया पहले। तो आप क्या बताओगे कि मेरे पास जो ग्रुप लग सकते हैं वो ग्रुप क्या क्या शो कर सकते हैं। तो आपने कहा जो ग्रुप मैं लगा सकता हूं उस ग्रुप के लिए कंडीशन 1 हो सकती है कि वो ग्रुप +R और +I शो करता हो। इसके अलावा कंडीशन 2 क्या हो सकती है, जो ग्रुप आपने लगाया है वो हो सकता है कि +R लगाता हो और -I लगाता हो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो ग्रुप जो हो -R और -I लगाता हो। चौथी कंडीशन, वो ग्रुप -R और +I लगाता हो। पांचवी कंडीशन, वो ग्रुप जो हमारे पास हो उसका रेजोनेंस इफेक्ट ना होके हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो, जैसे अल्काइल ग्रुप। तो ये कंडीशंस जो हैं इन पर क्या होगा, इनके कारण क्या इफेक्ट आने वाला है, हमें ये समझना है। तो मैं एक एक करके इन कंडीशंस को आपके सामने रख रहा हूं, कोशिश कीजिएगा इन्हें समझने की। मान लीजिए मैंने कंडीशन 1 आपके सामने रखी। क्या थी कंडीशन 1? +R और +I। कोई ऐसा ग्रुप जो +R से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो और +I से भी डोनेट करता हो, तब क्या होगा। तो आप कहोगे कि अगर कोई ग्रुप +R से भी डोनेट करता है, +I से भी डोनेट करता है, तो रिंग में ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। मतलब वो ग्रुप कैसा होगा, वो ग्रुप होगा एक्टिवेटर। तो हमने कंडीशन 1 आपके सामने रखी कि वो ग्रुप कैसा होगा, तो वो ग्रुप होगा एक्टिवेटर। एग्जाम्पल की बात करने को कहा कि एग्जाम्पल बता दो, तो आपने कहा मैं एग्जाम्पल ले सकता हूं। बेंजीन के ऊपर क्या कीजिए, O- लगा दीजिए। O- क्या करता है, O- +R इफेक्ट शो करता है क्योंकि लोन पेयर मौजूद है और इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता -I से। क्यों नहीं खींचता, क्योंकि पहले से माइनस है। ये -I इफेक्ट नहीं +I इफेक्ट शो करता है। और इंडक्टिव में मैंने आपको इसका ऑर्डर बताया हुआ है, आपको CH2- सबसे ज्यादा, फिर NH फिर O-। तो यहां पर ये ग्रुप एक्टिवेटर हो गया। कंडीशन 2 पे बात करके देखते हैं बेटे कि कंडीशन 2 में क्या होगा। आपने कहा +R और -I। मैंने कहा बताओ यहां पे क्या कंडीशन लग सकती है। तो आपने कहा कि जब मेरे पास +R और -I का इफेक्ट है तो वहां क्या हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं तो रेजोनेंस और इंडक्टिव में एक फैक्टर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है। जब एक बढ़ा रहा है और एक कम कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या, कि +R बड़ा हो -I से। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, दूसरी पॉसिबिलिटी कि +R छोटा हो -I से। इन दो कंडीशंस में अब क्या होगा, +R -I +R -I, यहां +R बड़ा यहां -I बड़ा। अभी तो मैंने कहा यार रेजोनेंस बड़ा होता है हमेशा,
तो ये कंडीशन क्या अप्लाई हो सकती है? तो आप कहोगे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, सिर्फ एक केस में अप्लाई होती है और वो है हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या इन सभी में -I और +R में -I बड़ा होता है? आप कहोगे नहीं, ये कंडीशन F पे नहीं लगती, ये सिर्फ लगती है Cl, Br और I के लिए, F के लिए नहीं होती। बहुत सारी बुक्स गलत लिखती हैं, F भी लिख देती हैं, लेकिन F के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती, वो सारी बातें आगे एक्सप्लेन होती चली जाएंगी। तो +R और -I वाले ग्रुप्स क्या होंगे? तो जितने भी +R -I वाले होंगे सब एक ही जैसे आपको मिलने वाले हैं आगे। मतलब ये वाले जो ग्रुप्स होंगे आप कहोगे ये एक्टिवेटर्स होंगे, और ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे डीएक्टिवेटर्स। ओके, तो आपके पास कंडीशन क्या आ गई? तो कंडीशन नंबर आपने 2 देखा कि हमारे पास 2 कंडीशन बन के आ गई। कंडीशन 1 क्या थी और कंडीशन 2 क्या थी? इन्हें हम रब कर देते हैं कि आपके पास स्पेस आ जाए और हम आगे डिस्कशन कर सकें। बात उठती है कि इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका समझ आ गया हैलोजन से, इसका क्या एग्जाम्पल होगा? कोई ऐसा ग्रुप बताओ जो +R शो करता हो और -I शो करता हो। तो देखिए बेटे, +R वाले और -I वाले ग्रुप के साथ अगर मैं बात करूं तो मैंने बेंजीन रिंग ले ली और उसके ऊपर हमने OH लगा दिया। ऑक्सीजन क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -I शो करेगा, और लास्ट क्लास में तो आपने मेसोमेरिक इफेक्ट पहचानना सीखा था, इसका +R होगा और साथ में -I होगा। मतलब ये कैसा ग्रुप होगा? तो आप बताओगे ये भी हमारा एक एक्टिवेटर ग्रुप है, फिनॉल। क्या कोई और एग्जाम्पल आप ले सकते हो? हमने कहा चलो एक और एग्जाम्पल आपको लिख के दे देता हूं। एग्जाम्पल है एनिलीन। मैंने पूछा बताओ ये क्या होगा? आप कहोगे इसके पास भी लोन पेयर है। अगर इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी क्या होगा? ये भी +R शो करता होगा, और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -I शो करेगा। तो ये ग्रुप भी कैसा होगा? ये ग्रुप भी एक्टिवेटर होगा। हमने कहा क्या कोई और एग्जाम्पल मिल सकता है? हमने कहा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। OCH3 लगा दिया। मैंने पूछा बताओ ये ग्रुप कैसा होगा, एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर? आपने कहा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब ये +R शो करेगा, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I शो करेगा। तो ये ग्रुप भी क्या होगा? ये ग्रुप भी एक्टिवेटर होगा। तो हमारे सामने कई एग्जाम्पल रख दिए गए बेटे कि कौन से ग्रुप एक्टिवेटर है और कौन से डीएक्टिवेटर, जिसमें हैलोजन एग्जाम्पल अब तक आया। और अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास OCH3 है और मेरे पास फिनॉल है, बताओ इन दोनों पर अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहूं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा 1 और 2 में? तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन से बन जाते हैं इन टॉपिक में। कैसे कंफ्यूजन बन जाते हैं? कंफ्यूजन ये बनता है कि दोनों ही ऑक्सीजन है, दोनों के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों +R शो कर सकते हैं, ठीक है, दोनों +R शो करते हैं, दोनों का ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दोनों ही क्या शो करते हैं? -I भी शो करते हैं। अगर दोनों का इफेक्ट यहां पर आपके पास है तो क्या दोनों की एक्टिविटी बराबर होगी? तो आप कहोगे नहीं, ऐसा थोड़ी है कि दोनों के इंडक्टिव इफेक्ट बराबर है। तो इंडक्टिव का अगर आपको ऑर्डर याद हो तो मैंने बताया था कि OH और OCH3 में OCH3 का -I इफेक्ट बड़ा था। देखने में उल्टा लगता था ना कि CH3 तो डोनेट करने वाला है, तो ऐसा क्या हुआ? अगर रीजनिंग चाहिए तो GOC में इंडक्टिव इफेक्ट के पास जाइएगा, वहां पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। कैसे जाएंगे? नॉर्मल बात है, अगर आपको नहीं खोजना है तो जिम इंस्टीट्यूट के चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपके पास जो जो चैप्टर्स मेंशन किए गए हैं उन सब की कैटेगरी मेंशन होगी, उसमें GOC ओपन करके इंडक्टिव इफेक्ट तक जा सकते हैं आप। तो मेरे पास OCH3 और OH में अगर मैं पूछूं बताओ किस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगा, तो आप बताओगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो फिनॉल पे जल्दी होगा। क्यों जल्दी होगा? इसका -I कम और इसका -I ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम तो आप गलत कर सकते हो। वैसे ही अगर मैं आपसे कहता कि मेरे पास, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, NH2 ले लिया,
हमने एक H को हटा के CH3 लगा दिया और हमने एक और H को हटा के एक और CH3 लगा दिया। मैंने कहा बताओ इन तीनों में क्या होगा? आप कहोगे तीनों ही एक्टिवेटर्स हैं। क्यों? तीनों ही नाइट्रोजन है, तीनों के पास ही लोन पेयर है, तीनों मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं और इंडक्टिव में -I शो करते हैं। लेकिन बड़ा इफेक्ट कौन सा होता है? मेसोमेरिक यानी रेजोनेंस इफेक्ट बड़ा होता है। तो दे ऑल थ्री आर द एक्टिवेटर्स। तो ऑर्डर देखने में लगता है ना, ये CH3 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा तो यहाँ से डोनेशन ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ भी इंडक्टिव में मैंने फिर ये बात बताई थी आपको कि इसका -I क्या है? सबसे बड़ा है। और इसका अगर -I सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये ग्रुप इन तीनों में सबसे कम एक्टिवेट करेगा। तो जो एक्टिवेटर ऑर्डर है वो कुछ ये देखने को मिलता है। क्लियर है बातें? तो ये कौन सी कंडीशन थी? कंडीशन नंबर 2। तीसरी कंडीशन पे आते हैं, कंडीशन नंबर 3, जहां आपको इफेक्ट क्या बताया गया? -R और -I। देखने पे समझ आता है कि -R भी कम कर देगा, -I भी कम कर देगा, यानी ये वाले ग्रुप्स तो डीएक्टिवेटर्स ही होंगे। फिर आप क्वेश्चन पूछते हो कि यार कोई एग्जाम्पल बताओ डीएक्टिवेटर का। तो अगर आप एग्जाम्पल पे बात करोगे डीएक्टिवेटर में, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनका मेसोमेरिक इफेक्ट कौन सा था? -M। पहचान क्या थी? डायरेक्टली लिंक एटम के ऊपर क्या था? डायरेक्टली लिंक एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, अरे कोई लोन पेयर नहीं था या नेगेटिव चार्ज नहीं था, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था, जैसे बेंजोइक एसिड। दूसरा एग्जांपल आप नाइट्रोबेंजीन ले सकते हो। यहां पर भी क्या था? तो यहां पर भी आपके सामने कंडीशन बना के बताई गई थी कि ये भी क्या शो कर रहा है? -R -I, ये भी -R -I। तो ये ग्रुप्स कैसे होंगे? ये एक डीएक्टिवेटर्स ग्रुप्स होंगे। तो कौन से ग्रुप हमारे पास एक्टिवेटर्स हैं, कौन से डीएक्टिवेटर्स हैं? उसमें कंडीशन 3 के सारे ग्रुप्स कैसे हैं? हमारे डीएक्टिवेटर्स ही होते हैं। क्लियर है बातें? आइए कंडीशन 4 को समझ लेते हैं पहले। कंडीशन 4 हमसे कहा गया -R और +I। जनरली हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता जो -R और +I शो करता हो, यानी इस कैटेगरी में हमें कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा। तो कंडीशन 4 तो कुछ नहीं। कंडीशन 5 है क्या? जो कि रेजोनेंस की जगह क्या लगाता हो? हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता हो। हाइपर कॉन्जुगेशन में +H या -H नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, तो ये डोनेटिंग इफेक्ट होता है, हमेशा डोनेट करने का काम करता है। अगर ये हमेशा डोनेट का काम करना शुरू करता है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात करें, तो ये इफेक्ट डोनेटिंग इफेक्ट है। इसके अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन के अलावा इंडक्टिव इफेक्ट में +I इफेक्ट मिलता है, यह भी डोनेटिंग ग्रुप है। कहने का मतलब ये जो है ये एल्काइल ग्रुप्स के लिए अप्लाई होता है, और ये एल्काइल ग्रुप का होने का मतलब है कि ये भी क्या है? डोनेटिंग इफेक्ट है, और ये भी रिंग को एक्टिवेट ही करता है। तो ये भी एक्टिवेटर्स में ही रखे जाते हैं। तो 5 कैटेगरी एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स के साथ कि कौन से ग्रुप एक्टिवेटर्स हैं और कौन से ग्रुप डीएक्टिवेटर्स हैं। एक्टिवेटर्स +R +I, एक्टिवेटर्स +R -I, एक्टिवेटर्स डीएक्टिवेटर्स दोनों। इसमें कौन थे? हैलोजेंस। हैलोजेंस में कौन? Cl Br और I। बाकी सारे एक्टिवेटर्स। -R -I हमेशा क्या? डीएक्टिवेटर। ये कंडीशन मैंने आपको कहा नहीं मिलेगी आपको। और ये है एल्काइल ग्रुप्स के लिए, और ये भी ग्रुप कैसे होते हैं? एक्टिवेटर्स ही होते हैं। हमारे पास ये 5 कंडीशंस हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि बेंजीन पे लगने वाला ग्रुप एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऑर्डर क्या होगा एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर्स का, कि किस तरीके से आप इन्हें अरेंज करोगे, कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे कम, तो वो डिपेंड करेगा कि उनके इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। जो +R +I से डोनेट करता होगा वो तो बहुत सारा एक्टिवेटर होगा, और जो +R -I से करता होगा उसकी एक्टिविटी भी होगी। लेकिन जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला होगा वो भी एक्टिवेटर होगा, लेकिन उसकी एक्टिविटी कुछ कम हो जाएगी। जो -R -I शो करता होगा वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर होगा। तो हमारे पास अगर इन सारे फैक्टर्स को जोड़ दिया जाए तो एक डाटा तैयार होता है। तो हम
बात करने वाले हैं अब आपसे एक ऑर्डर के बारे में जो एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स सीरीज को हेल्प करेगा समझने में। हमारे पास बेटे एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स की एक सीरीज मेंशन की गई है जो आपके पास आपके बोर्ड पे दिख रही होगी। इस पर्टिकुलर सीरीज में हमारे पास इस पर्टिकुलर एरियाज में एक्टिवेटर्स हैं और यहाँ पे डीएक्टिवेटर्स हैं। मैंने आपको एक बेसिक फॉर्म जो क्लियर करना है या जो आप बातों को समझ सकते हो कि सबसे पहले प्लस आर और माइनस आर दो इफेक्ट थे। प्लस आर वाले हमेशा कैसे मिलेंगे आपको? एक्टिवेटर्स मिलेंगे, और माइनस आर वाले क्या मिलेंगे आपको? हमेशा डीएक्टिवेटर्स मिलेंगे। एक एक्सेप्शन, अगर हम हैलोजेंस को रिप्लेस कर दें सिस्टम से तब। तो आपके पास अगर हम बातें करें तो देखिए बेटे ये एक्टिवेटर्स का ऑर्डर है और यहाँ पे डीएक्टिवेटर्स का, और ये ऑर्डर एक पर्टिकुलर सीरीज में मेंशन किया गया है। यानी जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो ना तो एक्टिवेटर सीरीज का ऑर्डर क्या हो रहा है? कम, और डीएक्टिवेटी का नेचर बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ ग्रुप प्लेसेस नहीं किए गए हैं, लेकिन जो मेन ग्रुप्स हैं हम उन पे बातें कर रहे हैं कि आपके सामने ये एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स का एक पैटर्न मेंशन है। इस पैटर्न में CH2 नेगेटिव, NH- O- स्ट्रॉन्ग, NH2, NHR, NR2, OH ये सारे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स होते हैं। उसके बाद OR, NHCOCH3, OCOCH3 मॉडरेट में आ जाएंगे। एल्काइल ग्रुप्स वीक हो जाएंगे। एल्काइल ग्रुप्स आप ले सकते हो फिनाइल ग्रुप ले सकते हो। ये सारे हमारे पास वीक डीएक्टिवेटर्स रिएक्टिवेटर्स में रखे जाएंगे। इसके बाद हैलोजेंस एक एक्सेप्शन केस है जो कैसा ग्रुप है? जो है तो क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन नेचर में कैसा है बेटे? आप बताओगे वीक डीएक्टिवेटर। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनो, नाइट्रो, अमोनियम आयन, ये सारे क्या है? डीएक्टिवेटर्स का एक पर्टिकुलर फॉर्म है। तो आपको ये एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स के फॉर्म को क्लियर करना होगा कि फॉर्म होता क्या है एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स का। अब एक बार जरा सा हाईलाइट कर लें हम लोग हैलोजेंस के बारे में। देखिए बेटे हैलोजेंस में F, Cl, Br और I आप कहते हो कि इनके लिए इंडक्टिव इफेक्ट बड़ा होता है रेजोनेंस के लिए। मैंने आपको बताया कि F के लिए प्लस R को बड़ा माना जाता है माइनस I से, लेकिन बाकी इन तीनों के लिए माइनस R बड़ा होता है प्लस R से। ऐसा क्या रीजनिंग है? ऐसा क्यों होता है? तो द बेसिक रीजनिंग इज व्हाट कि जब आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, मान लीजिए आपने एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है क्लोरोबेंजीन का और उसमें हमारे पास Cl है, तो Cl क्या कर रहा था? अपने लोन पे डोनेट कर रहा था। इस डोनेशन से क्या हो रहा था? सिस्टम में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, याद होगा आपको। तो यहां पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस बात को क्लियर रखना बेटे कि जब भी पी पाई बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो पी पाई बॉन्ड है। पी पाई बॉन्ड का मतलब है कि कार्बन और क्लोरीन दोनों के पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे होंगे। तो जो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट कंडीशन होती है वो होती है द एटम शुड बी स्मॉलर इन साइज। तो बोथ एटम्स शुड बी स्मॉलर। अगर दोनों ही एटम कैसे होंगे? स्मॉलर होंगे, तो उनमें पी पाई टाइप बॉन्डिंग फॉर्म हो सकती है। तो बेसिकली फ्लोरीन जो है वो 2p ऑर्बिटल का है, कार्बन के पास 3p ऑर्बिटल है, इसके पास 4p और इसके पास 5p ऑर्बिटल है। यानी अब जब डाउनवर्ड मूव कर रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि ये बेटर तरीके से पी पाई लिंकेज कर सकें। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजनिंग कि क्लोरीन के पास तो 3 लोन पेयर हैं, Br के पास 3 लोन पेयर हैं, I के पास 3 लोन पेयर हैं। और जब आपने इंडक्टिव इफेक्ट देखा तो बहुत बड़ा माइनस आई इफेक्ट नहीं शो कर रहे थे ये, लेकिन फिर भी इनके लिए इंडक्टिव ज़्यादा बड़ा बताया जाता है क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट इन पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता। यानी इनका रेजोनेंस इफेक्ट बहुत छोटा होता है और आप इंडक्टिव को ही डोमिनेट लेके चलते हो। तो जब आप इनके बारे में बात करोगे ना तो इंडक्टिव के बारे में सोचोगे। फ्लोरीन के साथ हम प्लस आर इफेक्ट को सोच के कवर करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ओवरऑल आपको इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि हैलोजेंस में जो डीएक्टिवेटर्स हैं, हर बुक में लिखा होता है FCl BrI, को कोई बात करता ही नहीं है इस टॉपिक पर। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग हम बात करें तो हैलोजेंस में Cl Br और I को इस क्लास में रखना होता है।
जो वीक डीएक्टिवेटर्स हैं। फ्लोरीन वीक एक्टिवेटर में हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वो डीएक्टिवेटर सिस्टम होना चाहिए। तो ओवरऑल ये एक एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर पार्ट है जो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि इनके बीच का जो ट्रेंड ऑर्डर बन रहा है वो क्यों बन रहा है। इन्हें समझ लीजिए, कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। इनका तो ट्रेंड मालूम है, हमने देखा था। वैसे ही OHOR का भी देखा था। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसकी डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगी? नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा। एल्काइल ग्रुप के पास आप बात करोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जिसका इफेक्ट बहुत बड़ा नहीं होता। तो ओवरऑल ये हमारा एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर सिस्टम है जो हमें यहाँ पर क्लियर करना है। अब मैं आपको इस पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम पे बातें करने जा रहा हूँ, आइए क्लियर करते हैं। तो देखिए बेटे, एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स को आपने समझ लिया। ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग क्या है वो समझ लिया। ओवरऑल मैं एक बार आप तक वो सारी बातें रख दूं कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले इस पूरे सिस्टम में ये क्लियर करो ऑर्थो पैरा और एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर। अगर ये आपको क्लियर हो जाती है बातें तो हमें ज़रा समझना आसान हो जाता है आगे के प्रॉब्लम्स को। तो जितने भी +M वाले हैं या +R वाले हैं वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जो भी -M या -R वाले होते हैं वो सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी कंडीशन, सारे +R वाले जो होते हैं वो एक्टिवेटर्स होते हैं। सारे -R वाले क्या होते हैं? डीएक्टिवेटर्स होते हैं। इनमें एक एक्सेप्शन हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस है तो +R वाले, लेकिन है क्या? डीएक्टिवेटर। तो अगर आप इस हैलोजन के एक्सेप्शन को याद रखोगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना आसान हो जाता है। आइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे नॉर्मल किस तरीके का प्रॉब्लम बनता है मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। इन द फॉलोइंग गिव इंक्रीजिंग ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब आप क्या करोगे इस पर्टिकुलर सिस्टम में? तो आप कहोगे मेरे पास बेंजीन है, मेरे पास टॉलिन है, मेरे पास एनिसॉल है और मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है। तो आप ये सिंपल सी बात जानते हो ना कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल के लिए, जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होगा? तो आप कहोगे मुझे एक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी, वो एक्टिवेटर सीरीज को देखना पड़ेगा आपको, और उसके अकॉर्डिंग OCH3 सबसे ज़्यादा एक्टिवेटर सिस्टम है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन में कौन होगा? C, उसके बाद B, उसके बाद A और लीस्ट D। एंड दैट इज कंडीशन। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्म है एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स का, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से अफेक्ट होता है वो एक बेसिक फॉर्म के साथ। अब मुझे बात करनी है आपसे, ट्राई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, पॉली सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, कौन से ग्रुप मोनो सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करवाते हैं, कौन पॉली सब्स्टिट्यूशन करवाता है। इसके बाद अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिंग्स मौजूद हैं तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैक करना होता है। ये सारी बातें हैं वो आपसे मैं नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये बातें पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करवाइए इसे, और हमारा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए कि GOC के बाकी लेक्चर्स हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। दैट्स ऑल।